हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक अपक्षय या वैदरिंग। तो अपक्षय क्या होता है, इसकी परिभाषा और तात्पर्य सबसे पहले करेंगे और उसके बाद में उसके प्रकार। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के टूट फूट की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। यानी कि अपक्षय वह क्रिया है जिसके अंदर चट्टानों का टूटना फूटना यानी कि विघटन और वियोजन द्वारा वो ढीली पड़कर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। यानी कि इसके अंतर्गत परिवहन शामिल नहीं किया जाता। चट्टानों का टूट फूट कर बिखर कर वहीं पर पड़े रहना अपक्षय कहलाता है साधारण भाषा में। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता। परिवहन जो है वो सम्मिलित नहीं होता। अपर्दन की क्रिया में देखिए, अपर्दन की क्रिया में टूटे हुए चट्टान के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़कर हैं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तो अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का विघटन तथा वियोजन। यानी कि डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन, ये की क्रिया होती है। ये जो डिसइंटीग्रेशन चट्टानों का टूट फूटना और डिकम्पोजिशन ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसके द्वारा अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल इज नॉट इन्वॉल्व इन वेदरिंग, यानी अपक्षय के अंतर्गत परिवहन शामिल नहीं है। परिवहन नहीं होता है। जबकि अपर्दन के अंतर्गत अब क्या है, जो चट्टान जैसे सपोज मैं ये कहूं कि ये एक चट्टान है धरातल के ऊपर, इसके अंदर ये चट्टान के अंदर दरारें आई, टूट फूट की प्रक्रिया हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ और ये बिखर कर यहीं पर फैल गई। ये इस प्रकार से फैल गई। अब इसको, ये तो हो गया अपक्ष। अब जब वायु के द्वारा वायु, जल, हिमानी और इनके द्वारा जब ये चट्टान का चूर्ण इस स्थान से परिवहन के द्वारा दूसरे स्थान पर यहां पर आके जम गया, जमाव हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अपर्दन। तो इससे आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अपक्षय के अंदर परिवहन शामिल नहीं होता और अपर्दन के अंदर परिवहन शामिल होता है। अब इन दोनों अपक्षय और अपर्दन, ये जो दोनों हैं, इसको हम बोलते हैं डेनुडेशन या अनाच्छादन। यानी कि डेनुडेशन।
जब बात आती है डेनुडेशन की या अनाच्छादन की, तो उसके अंदर अपक्षय और अपर्दन दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। अपक्षय की बात आती है तो अपक्षय के अंदर विघटन और वियोजन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपर्दन में जो अपक्षय के द्वारा जो विघटन और वियोजन के द्वारा चट्टान टूटकर बिखर गई, उसका परिवहन भी होगा। तो अनाच्छादन में अपक्षय तथा अपर्दन दोनों क्रियाओं का समावेश किया जाता है। इस प्रकार अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया तथा अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है। ये अपक्षय जो है, अपक्षय में स्थैतिक क्रिया, स्थैतिक यानी कि एक ही स्थान पर, और अपर्दन के अंदर गतिशील क्रिया। को सम्मिलित किया जाता है। और अनाच्छादन में स्थैतिक प्लस गतिशील दोनों क्रियाओं का योग है। स्थैतिक क्रिया का साधारण तात्पर्य चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट से है। अपक्षय की क्रिया को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जैसे अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। इस प्रकार अपक्षय की क्रिया के दो आवश्यक तत्व हैं। प्रथम चट्टानों का विघटन तथा दूसरा वियोजन, यानी कि विघटन और वियोजन। विघटन है यांत्रिक क्रिया है, और वियोजन जो है केमिकल है, रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया है, यानी कि ये फिजिकल हो गया, फिजिकल, और ये केमिकल। भौतिक क्रियाएं जैसे ताप, तुषारपात, जल आदि द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को विघटन तथा रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, कार्बोनेशन है, इनके द्वारा चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने को वियोजन कहते हैं। इस प्रकार विघटन और वियोजन के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा बाद में टूटकर बिखर जाती है। दूसरी प्रमुख विशेषता चट्टानों के अपने स्थान पर विदीर्ण यानी कि कमजोर होने से संबंधित है। इस प्रकार अपक्षय में परिवहन का जरा भी हाथ नहीं होता। तो अब आप अपक्षय के बारे में समझ गए होंगे। अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत विघटन तथा वियोजन के द्वारा चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती है, इसके अंतर्गत परिवहन सम्मिलित नहीं किया जाता। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले चट्टान का संगठन तथा संरचना। चट्टान किस प्रकार की है, उसके चट्टान अवसादी है, आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, किस प्रकार की है, कमजोर है या संगठित है, उसके आधार पर अपक्षय की क्रिया होती है। चूंकि अपक्षय का प्रमुख रूप चट्टान में विघटन तथा वियोजन है, अतः स्पष्ट है कि कमजोर तथा असंगठित चट्टान में ये क्रिया आसानी से घटित हो जाती है। उदाहरण के लिए रंध्रपूर्ण तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से
संपन्न होता है। चट्टानों की परत की स्थिति का भी प्रभाव अपक्षय की सक्रियता पे पड़ता है। जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में होती है, उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल तथा हवा का प्रभाव शीघ्र होने लगता है तथा चट्टानें उससे ढीली पड़ जाती हैं। जबकि लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों के स्तर क्षैतिज रूप में मिलते हैं तो उनमें संगठन अधिक होता है तथा उनका विघटन और वियोजन आसानी से नहीं हो पाता। चट्टानों की संधियों का यांत्रिक अपक्षय पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि चट्टानों का संगठन व संरचना। साधारण रूप में मैं कहूं कि चट्टान अगर कठोर है तो उसके ऊपर अपक्षय का प्रभाव कम होगा। अगर वो नरम है या उसके अंदर रंध्र हैं या घुलनशील खनिज है तो उसका अपक्षय के द्वारा टूट फूट की प्रक्रिया तीव्र होगी। स्थल रूप का ढाल, स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय से उत्पन्न चट्टान चूर्ण के सरकने को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। भाई अगर ढाल पे चट्टान है तो उसका अपक्षय मंद, धीमी ढाल पे है तो उसका अपक्षय धीमा होगा, और अगर खड़े ढाल पे है तो उसका अपक्षय तेजी से होगा। पानी, हवा, उनका प्रभाव तीव्र होगा। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से, चट्टानों में ढीलापन आने से चट्टानों का शीघ्र टूटकर नीचे सरकना प्रारंभ हो जाता है। यदि अपक्षय से उत्पन्न सामग्री का शीघ्र स्थानांतरण हो जाता है तो अपक्षय की गति और अधिक प्रबल हो जाती है। इसके विपरीत सामान्य ढाल वाले भागों में अपक्षय तीव्र रूप में नहीं हो पाता। इसके कई कारण हैं। प्रथम यह है कि सामान्य ढाल होने के कारण उत्पन्न सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता, तथा दूसरा यह है कि कम ढाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं हो पाता। तीसरा जो कारक है, जलवायु में विभिन्नता। जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उदाहरण के लिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण के अपलाशक कार्य, यानी कि लीचिंग एक्शन, जिसमें लीचिंग एक्शन क्या होता है, चट्टानों की घुलाकर बहाने की क्रिया को लीचिंग या अपलाक्षण कहते हैं, तथा घोलक कार्य अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घोलन अधिक होता है। अपक्षालन तथा घोलन यानी कि लीचिंग और सॉल्यूशन का एक्शन अधिक होता है। यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य है। इसके विपरीत उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भाग अर्थात उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानी भागों में दिन के अधिक तापमान तथा रात्रि के कम तापमान के कारण फैलाव तथा संकुचन की क्रिया होती है, जिससे विघटन आसानी से हो जाता है। शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी रासायनिक अपक्षय की तुलना में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों के जो दरार हैं और संधियां हैं उनमें दिन में जल समाविष्ट हो जाता है, और रात में जब तापमान कम होता है तो वो जो पानी है
वो ठोस हो जाता है और बर्फ़ का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से दिन और रात के तापमान के अंतर के कारण चट्टानों में विघटन हो जाता है। शीत जलवायु वाले भागों में सभी प्रकार के अपक्षय प्राय नगण्य होते हैं। यदि धरातल पूर्ण रूप से जमकर बर्फ से आच्छादित हो जाता है तो यांत्रिक और रासायनिक सभी प्रकार के अपक्षय स्थगित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथा कारक है वनस्पति का प्रभाव किसी भी स्थान विशेष में वनस्पतियों की उत्पत्ति या वनस्पतियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव होता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वनस्पतियाँ आंशिक रूप में अपक्षय के कारक भी हैं तथा आंशिक रूप में उनके लिए अवरोधक भी। वास्तव में वनस्पतियाँ अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रहती हैं, जिससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्य ताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाली चट्टानों पर नहीं हो पाता है। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पतियों की स्थिति होती है वहाँ पर अपक्षय सीमित मात्रा में होता है, परंतु इनके अभाव में स्थिति पूर्णतः विपरीत हो जाती है। वनस्पतियों की जड़ों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि चट्टानों में धीरे धीरे विघटन प्रारंभ कर देते हैं तथा वृक्षों की जड़ों के चट्टानों में प्रवेश के कारण उनकी संधियां विस्तृत हो जाती हैं, जिससे चट्टान ढीली पड़ जाती है और विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अपक्षय जो है, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले ये जो 4 प्रमुख कारक बताए, जिनमें चट्टानों का संगठन एवं संरचना, स्थल के ढाल का स्वभाव, जलवायु की विभिन्नता तथा वनस्पति का प्रभाव, ये 4 प्रमुख कारक हैं जिनके द्वारा अपक्षय को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।